बहुत धन्यवाद अमरीश भाई। और आईटी फोरम से जुड़े हुए सभी पार्टनर एनजीओ, आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस संकट के समय में आयोग के साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए खड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। आप लोग भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज में बच्चों की और समाज में पीड़ित परिवारों की मदद करने के काम में लगे ही हैं। जो मुद्दे हम लोगों के सामने सबसे ज्यादा विकराल स्थिति में खड़े हुए हैं, उनमें से एक तो ये है कि पोस्ट लॉकडाउन आउट ऑफ स्कूल ट्रैफिकिंग, इस तरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक तो हमें उस पर बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग और चेक रखना पड़ेगा, और उसमें आप सभी संस्थाओं से जो अपेक्षा है वो ये है कि आप आयोग के आंख कान बनकर हमको कंप्लेंट्स भेजने का काम कम से कम कर सकेंगे ज्यादा से ज्यादा तादाद में। देखिए, पिछले एक साल में आयोग ने जो जो अपना मूल काम है उसमें खासी प्रगति की है। और पिछले वर्ष हम लोग साल भर में 5000 के तकरीबन शिकायतों का निपटारा किया करते थे, जो आयोग का मूल काम है, जो हमारा बेसिक काम। इस वर्ष लॉकडाउन लगने तक, मार्च के आखिरी सप्ताह तक, हम लोगों के पास लगभग 40,000 शिकायतें ऐसी थी जिन पर हम काम कर रहे थे। तो हमने अपनी क्षमता को 8 गुना बढ़ा पाए हैं, और इस 8 गुना क्षमता बढ़ाने में जो हमारे लिए मददगार हैं वो आप लोग हैं। आप लोगों के माध्यम से हम सीधे बच्चों तक पहुंच पाते हैं और शिकायतें हम तक आ पाती हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि अगर हम शिकायतों पर काम नहीं कर रहे हैं तो हम अपने काम के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारे पास शिकायतें नहीं होंगी, हम जो बोलते हैं कि हमारे पास ग्राउंड सिचुएशंस हमने असेस कर ली और हम रिकमेंडेशन सरकार को दे रहे हैं, तो ग्राउंड सिचुएशन असेस करने का आयोग के पास जो तरीका है वो केवल शिकायतों के माध्यम से ही है, ऐसा हमारा मानना है। और शिकायतों का जितना ज्यादा हम निपटान करेंगे और जितनी शिकायतें अपने पास दर्ज करेंगे, उतनी ज्यादा हकीकत से हम रूबरू हो पाएंगे और सरकारों को रिकमेंडेशंस के रूप में हकीकत से रूबरू करा पाएंगे। तो ये आपसे गुजारिश है कि एक भी बच्चे के बारे में जो भी सूचना आप तक पहुंचती है, कृपया करके शिकायतें जरूर हो भिजवाइए। दूसरी बात, आप लोग अगर आयोग की वेबसाइट को एक बार देखेंगे, अभी सब तक कॉपी पहुंचाना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैं लिंक यहाँ पे, परमिंदर आप लिंक यहाँ चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जो चाइल्ड लेबर में रेस्क्यू वाली एक समस्या देश भर में हमने महसूस की है। देखिए, चाइल्ड लेबर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कानून बहुत सख्त बना हुआ है। कानून बनवाने के लिए आप लोगों की एडवोकेसी और सरकार के प्रयास दोनों के माध्यम से कम ये तो तय हो सका है कि बाल श्रम एक संज्ञेय अपराध है, और बाल श्रम के मामलों में क्या तो एफआईआर दर्ज होना जरूरी है, ये लाजमी हो जाता है। लेकिन हमको बाल श्रम के मामलों की समुचित संख्या में एफआईआर देश में नहीं मिलती, और ये कानून के ठीक इम्प्लीमेंटेशन ना होने का कि हम बहुत ही ज्यादा ढीला ढाला रवैया अपना लेते हैं इन चीजों को लेकर। तो एफआईआर जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस में दर्ज होना चाहिए। सीडब्ल्यूसी को कानून ने बहुत सशक्त बनाया है, लेकिन ग्राउंड पे उसका इम्प्लीमेंटेशन उतनी सशक्तता से नहीं हो पा रहा है, जिस कारण जो लोग आप लोग चूंकि आरटीई फोरम से जुड़े हुए और बाल श्रम के मुद्दों पर जमीन पर बहुत ही बारीकी से काम कर रहे हैं, आपके समक्ष ये बात रखना चाहूंगा कि एक बच्चे को जब हम रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू करने के बाद उसको सीडब्ल्यूसी में प्रोड्यूस करना है, डीजे एक्ट कहता है। उसके बाद उसके बैक वेजेस असरटेन करवाने के लिए एक लेबर डिपार्टमेंट की कार्रवाई होती है। पुलिस वाले हमेशा ये कहते हैं कि भाई लेबर डिपार्टमेंट जो एफआईआर लिखाएगा तब हम एफआईआर लिखेंगे। उसके बाद एसडीएम के पास उस बच्चे को 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट के लिए ले जाया जाता है। तो ये सब जो इतना घालमेल है,
इसमें होता ये है कि बच्चा न्याय मिलने की पहली स्टेप चढ़ने के पहले ही कहीं ना कहीं सिस्टम से छूट जाता है और ना तो उसे कंपनसेशन मिल पाता, ना उसके परिवार के साथ वो रियूनाइट उस तरीके से हो पाता। इस बीच जो जो कल्प्रिट है, जो एक्यूज्ड है, जो व्यक्ति उससे बाल श्रम करवा रहा था अनैतिक रूप से, वो फैमिली के साथ बातचीत कर भी लेता है, क्योंकि 164 के बयान दर्ज कराने के लिए हम सब लोग जो ग्राउंड पे काम करते हैं जानते हैं कि एसडीएम ही 7-8 दिन का समय ले लेता है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए सिंगल पॉइंट, सिंगल विंडो एजेंसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कैसे हो सकती है और क्या-क्या कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल सीडब्ल्यूसी को करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगभग साल भर की मेहनत के बाद कमीशन ने बनाया है, जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपसे अनुरोध है कि एक बार उसको पढ़िए और उसको प्रसारित करने में हमारी मदद करिए। पोस्ट लॉकडाउन बिल्कुल एकदम बहुत ही इफेक्टिवली अगर हम काम करना चाहते हैं तो ये काम करेगा। स्ट्रीट चिल्ड्रन की समस्या जो है, स्ट्रीट चिल्ड्रन को एक सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, लेकिन हमको इसको लीगल तरीकों से ही फेस करना पड़ेगा और जो भी कानूनी मदद बच्चों को मिलनी चाहिए वो तत्काल मिलनी चाहिए। हम लोगों ने सेव द चिल्ड्रन के साथ मिलकर एक एसओपी 2017 में एनसीपीसीआर ने बनाई थी। अब वक्त है उसको हम रिविजिट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते 8 दिन के समय में हम एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेकर आएंगे। आप सभी से ये अपेक्षा रहेगी कि सड़क पे जो बच्चे हैं उनकी तत्काल मदद होनी चाहिए और इसमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हम सबको अपनानी पड़ेगी। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह वक्त का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कि सड़कों से जो बच्चे हटके बस्तियों में, गांव में, शेल्टर्स में गए वो वापस सड़क पे ना आए। इसके प्रिवेंशन के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो सब हमको इस वक्त में करना चाहिए। और आज ज्यादा सुनने का मौका है, आप लोग जो बताएंगे, मैं अमरीश भाई आपसे दरखास्त करूंगा कि एक आखिर में 5 मिनट का समय मैं और लेना चाहूंगा, जब सबका सब कुछ सुनने के बाद 5 मिनट में कैसे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इतना आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा। तो मैं आगे अमरीश जी के हवाले छोड़ता हूं और एक एक करके सभी पार्टनर्स की बात हम लोग सुन सकें, ये आपसे गुजारिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक जी। और मैं अब एंजेला तनेजा से अनुरोध करूंगा कि वो जो एक हम सबका एक कंसोलिडेटेड व्यू है प्रेजेंटेशन में, उसे वो रखें। एंजेला जी।